अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे और साथ में स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बिना बात बढ़ाए सीधा कहानी से शुरू करना चाहेंगे। कहानी चाहत से लिखेंगे किस्मत हमारी, पार्ट 86, जहाँ तक आयात ने पूरी तरह से अपनी बाहों में भर ली थी आकांक्षा, या फिर ये कहे अपनी रीवा को। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे दर्द बन के। आकांक्षा को जब भी देखती थी कुछ तो हलचल सी मच जाती थी, कुछ तो होती है उसके दिल में। ऐसा लग रही थी कि जैसे इस लड़के से वो बहुत पहले मिल चुकी है, एक जाने पहचाने से एहसास। आकांक्षा की आंखें जो बार बार ये कह रही थी उसे हर वक्त जब भी वो उसकी आंखों को देखती कि जैसे इन आंखें वो इससे कई बार पहले भी देख चुकी है, इन आंखों को वो बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन फिर भी वो अपनी रीवा को कैसे ना पहचाने। ये तकलीफ उसे कुछ ज़्यादा ही हो रही थी। वो बार बार उसकी उस चेहरे को सहला रही थी। भले ही ये रीवा की पहली शक्ल, वो चेहरा नहीं है, पर फिर भी ये जो भी है ये उसकी ही रीवा है, इस बात का तसल्ली उसे बहुत अच्छे से होती है। वो उसकी फोरहेड को चूम रही थी, उसकी आंखों को चूम रही थी, लाजमी से उसकी होठों पर अपनी होठ को रखते हुए बस महसूस कर रही थी, उसकी सांसों को महसूस कर रही थी। हाँ, ये उसी की तो रीवा है, कैसे ना पहचाने। जब पहली बार वो आकांक्षा से टकराई थी क्लब में, जब आकांक्षा ने उसको थोड़ी देर के लिए अपने करीब खींची थी, तभी उसे समझ जानी चाहिए थी। थोड़ी सी अलग महसूस उसे हुई थी, पर क्यों वो समझ नहीं पाई, और उस क्यों का जवाब उसे अब मिल गई है। लेकिन दिल में दर्द का तूफान से अब छिड़ चुके थे, जो बर्दाश्त के लायक बिल्कुल नहीं थी। और इस तूफान का शांत होना तभी हो सकती है जब रीवा होश में आकर सारी चीज़ें बताए। वो सोच कर ही उसकी रूह कांप जाती है। वो वीडियो जैसे उसके सामने, आंखों के सामने बार बार आ रही है। वो जली हुई चेहरा, कितनी तकलीफ में थी, कितनी तकलीफ झेली होगी रीवा ने, सब आपके लिए। उसे तो ज़रा सा भी अंदाज़ा ही नहीं थी कि रीवा के साथ ये सब कुछ हुआ भी है। वो कितनी मुश्किलों को लांघ कर आज उसके सामने है। न जाने क्या क्या हुई होगी उसके साथ। उसे आकांक्षा की गाई हुई वो सॉन्ग जो यूनिवर्सिटी से निकलते हुए अपने घर की तरफ आ रही थी, जो आकांक्षा गा रही थी कि क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से ज़माने को गुज़रे ज़माना हुआ, मेरा पता तो वहीं पे ही ठहरा हुआ, बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। अब शायद उसे इस सॉन्ग का पूरा मायने समझ आ गई हो। उसे सच में नहीं पता, ना ही वो उस गली में गई थी रीवा के लिए, कि रीवा के साथ उस दिन क्या क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता उसे। इतनी तकलीफ हो रही थी ना उसे, उसने तो बस रीवा की इंतज़ार ही किया, लेकिन रीवा उसके पास आने तक का जो सफ़र बिताई है, उस सफ़र में बहुत कुछ झेली है। उसके हाथ कांप रहे थे, आंसू रुकने की नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी गाल को चूम रही थी, बार बार फॉरहेड को चूम रही थी। जल्दी से उठ जाओ प्लीज़, तुमने मुझे बहुत सता लिया। अब जब मुझे पता है कि तुम मेरे सामने हो तो बहुत सी बातें करनी है, उड़ जाओ ना। वैसी ही बैठी रहती है। आयात की माँ को पता है कि उनकी बेटी को अब थोड़ी बहुत वक्त चाहिए, और वो बिल्कुल भी उसे परेशान नहीं करती है। वो बस रीवा के बुआ जी के साथ बात करती है, उनको कंसोल करती है कि आगे सब ठीक होगी। वैसे भी उनको रीवा और आयात के रिश्ते से कोई दिक्कत थे नहीं, ये दोनों यहाँ आपस में बात कर रहे थे, और वह कमरे में आयात और रीवा। देखते देखते ये घड़ियाँ, ये वक्त जैसे रेत की तरह फिसल रही हो, बीत जाते हैं। देखते देखते सुबह हो जाती है। सुबह के पहर की वो हल्की सी ठंडी हवा के साथ रोशनी जैसे कमरे की ओर झाँक रही हो।
पर फिर भी कमरे में इतनी सन्नाटा छाए हुए थे ना कि सिर्फ और सिर्फ घड़ी की वो टिक टिक आवाज़ ही सुनाई दे रहे थे। कुछ पल के लिए शायद आयात ऐसी ही अपनी आंखों को बंद कर ली थी। रिवा अब भी उसके बाहों में से जकड़े हुए थे, लेकिन अचानक रिवा के हलचल से आयात की आंखें खुल जाती हैं। तो वो देखती है कि रिवा हलचल करी है और वो किसी भी वक्त अब उठ सकती है, और होती भी ऐसी है। आंखों को मसलते हुए उठती है, लेकिन जब सामने की ओर देखती है तो थोड़ी हैरान हो जाती है। उसे लगती है कि शायद ये कोई ख्वाब हो कि उसके सामने आयात उसे ऐसे पकड़ के हुए बैठी है। वो थोड़ी सी पीछे हो जाती है और फिर से आंखों को मसलती है कि क्या मैं सपना देख रही हूँ। उसे खुद पे मतलब ये जो हो रही है अभी उसके सामने जो मंजर है, उस मंजर पे उसका यकीन नहीं हो रही थी। भला आयात उसके पास ऐसे कैसे हो सकती है। फिर वो घड़ी की ओर देखती है कि कितने बजे रही है, वो भी इतने अर्ली मॉर्निंग। ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो भी आयात बोलती है कि गुड मॉर्निंग, अब आई ओके, हाँ ठीक लग रही है आप। तब जाके प्रीवा को सच में लगती है कि हाँ ये सच ही है। वो फटाक से अपनी बेड से एकदम से उड़ जाती है और पीछे हो जाती है और बोलती कि अब हॉटी, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, मतलब इतनी सुबह सुबह मेरे कमरे में, आई मीन क्या। आयात बस रीवा को देख रही थी। अब रीवा को क्या पता कि आयात को ये सारी चीज़ पता लग चुकी है। आयात बोलती है कि क्यों, मैं यहाँ नहीं हो सकती हूँ क्या। अरे हो सकती हो, पर तुम्हारा घर है, तुम सो ही नहीं थी क्या इतनी सुबह सुबह। किसी के घर में कौन आता है, आई मीन क्या हुआ, सब ठीक है। ये तो तुम बताओगी, तुम्हें हाई फीवर थी। अच्छा नहीं, अब मुझे नहीं लग रही कि मुझे फीवर है, आई एम जस्ट ओके। सही है, तुमसे कुछ सवाल करनी थी, अगर ठीक हो तो मैं आगे सवाल रखूं। ओके। तभी आयात उसे पास बुलाती है और ये सीन देख के आकांक्षा उर्फ रेवा वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है। वो बोलती कि आर यू रियली ऑल राइट, तुम मुझे ऐसे पास क्यों बुला रही हो। बुला रही हूँ तो आ जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है। नहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं है, देखो ऐसे मेरे मेंटोर अगर मुझे पास बुलाएंगे तो तुम काहे नहीं समझते हो, दिल में कुछ हलचल सी मचती है, कैसे समझाऊँ तुमको। जैसे भी चाहो वैसे समझा दो, लेकिन अब यहाँ आके बैठो। और आकांक्षा वो बड़ी चमक के साथ आती है, उसके सामने बैठती है। उसकी आंखों के चमक ही अलग थे जब वो आयात को देखती है। आयात की आंखें तब भी नम थी, वो रीवा की चीज़ें याद कर रही थी, पुराने दिन। जिस अदाओं के साथ रीवा उसे देखती है ना, तरसती है मानो। आज ठीक आकांक्षा उसे उस नज़रों से ही देख रही थी, क्योंकि दोनों तो सेम ही है। आयात भी बस उस नज़ाकत भरे अंदाज को देख रही थी। आकांक्षा उसकी तरफ देखते बोलती कि वैसे मुझे इतनी अजीब वाइब्स क्यों दे रहे हो तुम, हाँ। तो ये आयात बोलती कि अजीब से वाइब्स मतलब कैसे वाइब्स। नहीं कहीं तुम मुझ पे लट्टू तो नहीं हो गई ना, हाँ। देखो सच सच बताओ, वैसे मेरी चाम ही ऐसी है कि सब लोग मुझ पे फिदा हो जाती है। यू नो व्हाट आई मीन। यस आई नो व्हाट यू मीन। तो तुम्हें लगती है कि मैं तुम पे फिदा हो गई, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मेंटर के बारे में ऐसे बातें करते हो। बाय द वे मैम, अभी आप ना ही यूनिवर्सिटी में हैं और ना ही अभी फ़िलहाल मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। और रही बात शर्म की, तो आई थिंक आपको पता है, मैंने बोली है ये बात। आखिर होता क्या है शर्म से, मतलब बताइए आप, ये शर्म लिहाज ये सब रख के मैं करूँ क्या, बताइए ज़रा। अच्छा, क्या तुम्हें मुझे कुछ बतानी है। मुझे नहीं तो वैसे काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन आंखों में थोड़ी बहुत थकान नज़र आ रही है, कोई ख़ास वजह। आयात बस हैरान थी। आकांक्षा तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं है, एकदम नॉर्मल, जैसे वो अब तक करती आई है आकांक्षा बन के, बिल्कुल वैसे ही उसकी टोन थी, उसकी बर्ताव थी। बड़ी पेशेंस के साथ आयात बस
उसकी चीज़ों को समझ रही थी। तभी आकांक्षा बोलती कि अरे बताइए ना, कहीं मुझ पे लट्टू तो नहीं हो गए ना। हाँ हाँ, अच्छा तुम मेरी स्टूडेंट ही हो ना, इसके अलावा हमारे बीच कोई और रिश्ता है या नहीं? अब ये बात सुन के आकांक्षा थोड़ी, उसकी आंखें गहरे हो जाती है। वो बोलती कि इसका क्या मतलब है? देखो फिलहाल तो कुछ नहीं है, पर अगर तुम चाहो तो मैं तो बस तैयार हूँ। वैसे वैसे मैं इंसान अच्छी हूँ, तुम मुझे ट्राई करके देख सकते हो। आई मीन इतना बुरा भी नहीं हूँ। जैसी ये बात कहती है आयात बोलती कि ट्राई करके देख सकती हो मतलब? आई मीन आजमाना, इसे क्या कहते हैं? देखो तुम इसको पॉजिटिव वे में ले सकती हो, जो तुम चाहो, पर आजमाना। देखो मुझे ना कुछ चीज़ें ठीक से समझानी नहीं आती है। आई मीन यू कैन ट्राई ऑन मी, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगी। अच्छा, और और आई रिस्पेक्ट यू लॉट। और पता नहीं, जैसे जैसे आयात बात कर रही थी उसकी टोन सॉफ्ट से भी और सॉफ्ट होती जा रही थी। ये सीन देख के कहीं ना कहीं आकांक्षा कई कई जगह पर चुप हो जाती और बड़ी हैरानी वाली नज़रों से देख रही थी कि व्हाट्स गोइंग ऑन, चल क्या रही है ये? इतनी प्यार से काहे मुझसे बात कर रही है? वैसे तो हमेशा ऐसे तीखी मिर्ची की तरह तीखापन ऐसे मुझ पे निचोड़ती रहती है, आज पता नहीं इतना अजीब सी क्यों बात करती है। फिर वो थोड़ी बहुत सीरियस होकर बोलती है, एक मिनट, कहीं तुम्हें ये लग रही है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ी बहुत तबीयत की वजह से मुझसे प्यार से बात करना, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर आज इतनी मेहरबानी, वो भी मुझ पे? हाय हाय, जिन शब्दों में हमेशा तीखापन छिड़काती रहती हो, आज उन्हीं शब्दों से मिठास ऐसे निचोड़ रही हो मुझ पे, इतना स्वीटनेस। हाय, हो गई मजाक? अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आई यू सीरियस? मैं क्यों मजाक करूँगी, वो भी तुमसे? हाय, तुमसे मैं मजाक थोड़ी ना करूँगी। आई एम वेरी सीरियस अबाउट यू, ओनली यू। अच्छा, क्यों? आखिर वजह जान सकती हूँ? आखिर तुम केवल मेरे लिए ही इतना सीरियस क्यों हो आकांक्षा? अब की बार आकांक्षा चुप हो जाती है और यह बार बार आयात अपनी मन में ही कह रही हो कि प्लीज रीवा, सीधा सीधा क्यों नहीं बता देती हो कि तुम ही मेरी रीवा हो? लेकिन यहाँ आकांक्षा के दिमाग में पता नहीं क्या चल रही थी। तभी वो बोलती कि चलो आप तो मुझे देख ही लिया, अब शायद आपको अपने घर में जाना चाहिए। आई मीन इतना सुबह हो चुकी है, अब मुझे पता नहीं कि आप कब यहाँ पे आई हो मेरे लिए, बट थैंक यू सो मच। मेरी आज तो सुबह बहुत अच्छी से शुरुआत हो गई, मतलब पूरा दिन मेरी मस्त जाने वाली है। अब आयात की पेशेंस जो है वो कब से बस ये कह रही थी कि बस अब बोल दो कि तुम मेरी रीवा हो, और यह आकांक्षा बस चीज़ों से डाइवर्ट ही करने की कोशिश कर रही थी आयात को। आयात एकदम से खड़ी होती और बोलती कि तो तुम रीवा के बारे में नहीं जानती हो। अचानक आकांक्षा के चेहरे पे जो चमक थी वो फीकी सी पड़ गई। अब वो नज़रों को चुराते हुए बोलती कि अब रीवा कौन कौन रीवा? यह एक कदम आयात बढ़ाती है आकांक्षा की तरफ तो आकांक्षा पीछे चली जाती है। अब क्या क्या कर रही हो मतलब? आई मीन मुझे क्यों, मतलब वो होगी रीवा? कौन है रीवा? मुझे नहीं पता। अच्छा रीवा, वो रीवा जिसकी पिक तुमने मुझे दिखाई थी, बट आई डोंट नो हु इज शी। अच्छा, तो तुम्हें नहीं पता कि वो कौन है? यही कहते हुए आयात बस आगे बढ़ रही थी और आकांक्षा धीरे धीरे पीछे की तरफ आती है और आते आते ना बेड के साइड पे जो साइड टेबल है उसके ठीक पास में ही आके दीवार के साथ लग जाती है। अब बस एक कदम पे दूरी पे आयात खड़ी थी। यहाँ आकांक्षा की आंखें बड़ी बड़ी सी हो जाती है और वो बोलती कि अब देखो, तुम कुछ ज़्यादा करीब नहीं आ रही हो मेरी। देखो अगर यहाँ मैं थोड़ी बहुत फिसल जाऊँ ना तो कुछ से ना बहुत कुछ हो सकती है, और बाद में ना वो पूरा का पूरा भसर तुम मेरे ऊपर ही डालोगी। तो देखा करो कि किस जगह पे खड़ी हो। देखने की ज़रूरत नहीं है, जो समझनी थी जो सुननी थी मैं सुन ली, आगे की चीज़ बस तुमसे सुननी है। एक आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या तुम्हें रीवा के बारे में कुछ नहीं पता?
आ, वो इधर उधर करते हुए ना एकदम से बोल देती है कि नहीं, मुझे नहीं पता। भाई साहब, इसके बाद वहाँ पर टेबल के ऊपर एक पानी का बॉटल रखे हुए थे। आयात बहुत ही जल्दी में वो पानी का बॉटल अपने हाथ में लेती है, वो ढक्कन को ओपन करती है। यहाँ जो आकांक्षा थी वो बड़ी कंफ्यूज हो जाती कि ये क्या सीन है, ये करने क्या वाली है। लेकिन वो बस सोचती रह गई और आगे आयात क्या करती है, बॉटल की ढक्कन ओपन करते हुए वो पूरा का पूरा पानी उसके सर पे डालने लगती थी। वो ये सीन जैसी होती है, आयात को बस एक टक घूरते हुए देख रही थी आकांक्षा, और वो बोलती कि पता ये क्या कर रही हो तुम? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? मतलब क्या क्या सुबह सुबह कुछ पी लिया है क्या? अरे क्या है ये, क्या मजाक है? मुझे क्यों भिगा रही हो? भिगा नहीं रही हूँ, शायद तुम्हारी होश ठिकाने लाने में मदद कर रही हूँ। तुम अपनी होश में नहीं हो ना, इसीलिए। अरे पर ये क्या मजाक है? मतलब ऐसे क्या? और किसने कहा कि मैं होश में नहीं हूँ? अगर होश में हो तो क्यों कह रही हो कि तुम रीवा को नहीं जानती हो, जबकि तुम खुद रीवा हो? ओ भाई साहब, आकांक्षा की पूरी बोलती एक सेकंड में ही बंद हो जाती है। क्या हुआ? निकल गई हवा? हाँ, सच बोल दिया ना मैंने। क्या लगी तुम्हें कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी? हाँ, मैं पहचान नहीं पाई, मतलब उस तरीके से नहीं, पर मुझे महसूस हो गई थी तुम्हारी करीब आना। पता नहीं, जब भी करीब आती हो एक हलचल सी मच जाती थी दिल में, ऐसे मानो कि दिल को पता है कि तुम मेरी ही रीवा हो, पर क्योंकि चेहरा डिफरेंट है तो मैं पहचान नहीं पाई। दिल और दिमाग के बीच बस फंसती गई। और तुम मेरे सामने ये सारी चीज़ अब भी कह रही हो कि तुम्हें रीवा कौन है वो पता नहीं है? सीरियसली? वो मैं क्या? वो मैं? हाँ, क्या वो मैं? अच्छा, तो तुम्हें सब पता है? तुम्हें क्या लगती है? हाँ, मैं अभी आई हूँ, कल रात से तुम्हारे पास ही बैठी हूँ। कल रात से? पर मैंने नहीं देखी। कैसे देखूंगी? बेहोशी की हालत में पड़ी थी। दर्द हो रही है, दर्द हो रही है। उसकी सीने में हाथ रखते हुए वो बात कहती है। आकांक्षा समझ जाती है आयात की बातें, उसकी सर झुक जाती है। आयात उसके शर्ट के कॉलर पकड़ते अपनी ओर खींचती है। जब वो खींचती है ना, यहाँ आयात और आकांक्षा की फॉरहेड टच हो जाती है। आयात की आंखों से आंसू गिर रहे थे उस वक्त भी। कितना दर्द झेली अकेली अकेली। हाँ, इतना लायक भी नहीं समझी मुझे कि आके बता दूं कि मेरे साथ ये हुआ है? हाँ, क्या क्या समझना चाहते थे तुम? हाँ, आकांक्षा बन के आई मेरे सामने, मेरे साथ बैठी, मुझसे बात की। क्या ऐसी बात नहीं है? तो कैसी बात है? अब मुझे तकलीफ नहीं हो रही है? अब तो मुझे दुगना तकलीफ हो रही है कि तुम अकेले अकेले कितना दर्द को सहा है। वो दर्द को सहने में मैंने थोड़ी सी भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाई। कैसे समझाऊं मैं अपने मन को? कैसे दूर करूं मैं इस तकलीफ को जो तुम अकेले अकेले सारे तकलीफ अकेली झेली है मेरे बिना? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या मैं तुम्हारे दर्द को संभालने के लायक भी नहीं हूँ? ऐसी बात नहीं है आयात। और जब वो अब की बार कहती है ना, हाय, आयात की पूरी मन भर जाती है मानो। वो फौरन आकांक्षा की फेस को थामती है, एक बार फिर मेरे नाम से पुकार। I'm सॉरी आयात, पर अभी मैं तुम्हें नहीं बताने वाली थी कि मैं तुम्हारी रीवा हूँ। इंटेंशन कोई कुछ गलत नहीं है, बस तुम्हारी सेफ्टी के लिए शायद मैं बाद में, मेरी सेफ्टी, मेरी सेफ्टी। 4 साल रीवा, 4 साल। यह एक एक दिन ना मेरे लिए साल के बराबर थे। तो ज़रा सोचो, 4 साल मैंने तुम्हारे बिना कैसे बिताए, कैसे बिताए? तभी आकांक्षा फौरन उसे हक कर लेती है। आयात के सीने में उसकी सर थी, वो समझ सकती थी उसकी दिल की बेचैनियाँ।
अब वो बोलती कि शांत हो जाओ, प्लीज़ शांत हो जाओ। आई नो कि तुमने बहुत इंतज़ार किया, मैंने भी किया है तुम्हारे सामने आने के लिए, तुम्हारे पास आने के लिए, तुमसे मिलने के लिए मैंने भी इंतज़ार किया। पर बहुत सारी चीज़ें थी, मैं चाहकर भी तुम्हारे सामने नहीं आ पाई। पर ये ज़रूर थी कि एक ना एक दिन ज़रूर आऊँगी, कि तुमसे वादा जो की थी। तभी बड़ी कस के आया, उसको और कस के पकड़ते बोले कि बहुत बुरी हो तुम, बहुत बुरी हो, इतना तकलीफ क्यों, क्यों इतना दर्द सही? क्योंकि वो दर्द ना सहती तो जिंदा ना रहती, और मुझे हर हाल में तुम्हारी खातिर जिंदा रहनी थी। मुझे अपनी आयात के पास आनी थी, और वहाँ से आने तक का सफ़र बहुत मुश्किल थी। कैसे भी करके मुझे आनी थी ना। मुझे बता क्या हुई थी तुम्हारे साथ, ये सब कुछ कैसे? पहले शांत हो जाओ। वो आयात को थोड़ी पीछे करती है, उसकी फॉरहेड को चूमती है, फिर भी देखती है कि अब भी आंखों से आंसू बह रही थी। बड़ी प्यार से उन आंखों से आंसू को पोंछती है, और फिर उसकी फॉरहेड को फिर से चूमती है। इतना सब कुछ किया, इतना दर्द सहा, इतना तकलीफ झेली, कि आकर जब हम दोनों पास आएंगे, फिर से मिलेंगे, तो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, और उसके बजाय तुम्हारी चेहरे पे मुस्कुराहट के अलावा दर्द भी है। दर्द देखने के लिए नहीं आई हूँ मैं। कैसे कैसे लाऊं अपनी चेहरे पर मुस्कुराहट, बताओ कैसे, जब तुम्हारी दर्द का बस एक झलक मेरे सामने थी और मेरी रूप तक कांप उठी। कैसे वो मंजर को जब मैं अपनी आंखों से देखी, ये जैसे ही सुनती है ना आकांक्षा, वो बोलती कि एक मिनट, क्या तुमने वो वीडियो देखी? हयात बस हामी में सर हिलाती है। इसके बाद मानो एकदम से चुप सी हो जाती है आकांक्षा, स्ट्रेट खड़ी हो जाती है और एकदम से बेड पे जाके बैठ जाती है। तो आयात उसके पीछे पीछे आती है, उसके साथ बैठती है, उसके हाथ को बड़ी कस के थामती है। तो रीवा आयात की शोल्डर पे अपनी सर रखती है, आयात भी सर टिका देती है उसके सर के साथ, और बस बोलती है क्या हुई थी? तभी रीवा बोल पड़ती है, तुमने वो वीडियो देखी थी जब पापा ने मुझ पर गोली चलाए थे? हाँ, वो वीडियो देखी थी, उसके बाद तुम गिर गए थे नदी में, और इसके बाद तो वो वीडियो ही का था। सब लोगों को बस यही पता है कि उसके बाद मैं ही ख़त्म हूँ, पर नहीं, ये तो बस शुरुआत थी आयात। सब कुछ मैं जैसा सोची थी वैसे ही हो रही थी। जब हम बोट से उस एरिया में जा रहे थे ना, मैंने एक स्पॉट को बहुत अच्छे से देख ली थी जहाँ पर मुझे तैरते हुए जाकर वहाँ से निकलनी थी। बाद में मैंने वैसा ही सोची थी, कैसे भी करके जैसे तैसे पापा को चकमा देकर मैं वहाँ से उतर कर चली जाऊंगी, और सब कुछ उसी हिसाब से ही हो रही थी तब तक, जब तक ना मैं उस जगह पर जाके पहुंचती। आयात बड़ी शांति से ये बातें सुन रही थी। अब हम स्टोरी को थोड़ी फ्लैशबैक के तौर पे पीछे लेके जाएंगे। अब सीन बिल्कुल उस जगह से शुरू होती है जहाँ से रीवा पानी में गिर गई थी। उसके गिरते ही पानी में खूना खून हो चुके थे। उसके पापा अपनी घुटनों पर आ चुके थे। उनको यकीन नहीं हो रहे थे कि उन्होंने अपनी बेटी पर गोली चलाए हैं। और जिस क्षण उन्होंने अपने लोगों को बोला है कि रीवा को ढूंढो, तो सब दर बदर ढूंढने लगे थे, लेकिन रीवा मिले ही नहीं।
पर बात तो कुछ और भी थी। वहाँ पर अमन का भी दोस्त थे ना। अमन ने अपने दोस्त को वहाँ पर रख के गया था कि रीवा पर ध्यान रखे, उसको मदद की ज़रूरत पड़ सकता है। लेकिन वो जब दूर से ये पूरा का पूरा सीन देख रहा था, वो बस शांत था। वो सामने नहीं आ रहा था और ना ही रीवा को बचाने की कोशिश कर रहा था। तो दूसरी ओर रीवा तब भी बेहोश नहीं हुई थी, होश में थी। उसे पता थी कि वो इस जगह पर ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकती थी। हाँ, वो पानी में बहुत देर तक रह सकती है, ये उसकी खूबियों में से एक है। लेकिन जैसे उसके पापा के लोग उसे ढूंढ रहे थे ना, वैसे ज़्यादा देर तक वो नहीं रह सकती है। पर बहुत ही स्मार्ट मूव करती है। जितनी भी उसके शरीर में शक्ति बची थी ना, वो पूरा का पूरा आजमा लेती है स्विमिंग करने में। और जैसे तैसे करके वो जो स्पॉट देख के रखी थी, नज़र में आ गई थी शायद, और वो एक गांव के तरफ बढ़ रही थी। एक रोड उसने देख ली थी कि वो अगर पानी से उतर के इस एरिया से गुजरे तो यहाँ से वो आसानी से निकल सकती है। तो जैसे तैसे करके स्विमिंग करते हुए उस जगह तक आ जाती है। अब भी बहुत ज़्यादा खून बह रहे थे उसके। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी क्या करेगी क्या नहीं। उसके पास फ़ोन थी नहीं, क्योंकि सब कुछ वहीं पर वो छोड़ दी थी। पानी से उतरती है, बड़ी कस के अपनी सीने को दबा के रखी थी, इधर उधर देख रही थी, सांसें फूल रही थी उसकी। जैसे ज़्यादा देर नहीं है उसके पास, जल्द से जल्द उसको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। वो यहाँ वहाँ देख रही थी। गांव थे पर आसपास घर बहुत कम थे, बहुत दूर दूर तक दिखाई दे रहे थे। और उसके शरीर में भी उतनी जान बची नहीं थी कि वो भागते हुए कहीं पे जाए। वो धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी और उसकी हर एक कदम में ऐसे खून के बूंद गिर रहे थे ज़मीन पर। वो खुद के साथ मानो संघर्ष पे उतर आई हो। जुबा पे बस एक ही अल्फाज उसके उस वक्त मौजूद थी, मुझे मुझे कुछ नहीं हो सकती, मुझे आयात के पास जानी है, मुझे 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 खुद को बचानी है, मुझे आयात के पास जानी है। वही कर रही थी वो। कुछ हद तक और आगे बढ़ जाती है, लेकिन कुछ हद तक जब और आगे बढ़ती है ना, तभी वहां पर अमन का वो दोस्त आता है। रीवा बहुत खुश हो जाती है उसे देख के। उसे हेल्प चाहिए थी और वो भागते हुए उस लड़के के पास आ जाते हैं। प्लीज़ यार, मेरी मेरी मदद करो, मुझे किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल में लेके जाओ, मुझे सीने में गोली लगी है, जितना जल्दी हो सके गोली को निकालना ज़रूरी है। और मुझ में और शक्ति बची ही नहीं है, सब कुछ ख़त्म, जैसे कि मैं किसी भी वक्त बेहोश हो सकती हूँ। लेकिन वो और हैरान हो जाती है जब वहाँ पर धीरे धीरे कुछ लोगों को आते हुए देखती है। कुछ समझ नहीं आ रही थी ये लोग कौन है। अब वो लड़का बस शांत ही खड़ा था, जैसे कि उसके हाथ बंधे हुए हो, अपनी नज़र झुकाकर खड़ा था। रीवा बार बार बोल रही थी, यार क्या कर रहे हो यार, प्लीज़ मेरी मदद करो ना, अमन नहीं है यहाँ पे, सिर्फ तुम एक आखिरी भरोसा हो मेरी, यार प्लीज़ मुझे कहीं पे तो लेके जाओ प्लीज़, मैं किसी भी वक्त बेहोश हो सकती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे आयात के पास वापस जाना है किसी भी हाल में। तुम मेरी बात सुन भी रहे हो। और दूर से आते हुए लोग जैसे धीरे धीरे उनके चेहरे अब धीरे धीरे समझ आने लगे थे। रीवा हैरान हो जाती है वहां पर अमन के पापा को देख के। अमन के पापा, उनका पीए, एक और दो उनके साथी थे शायद। अब वो सीधा आते हैं रीवा के सामने, वो बड़े बकवास सी स्माइल के साथ, मतलब बदतर, वो बोलते हैं ना हैवानियत वाली मुस्कुराहट थी उनके चेहरे पर। रीवा को कुछ समझ ही नहीं आ रही थी ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये लोग का तो कोई यहाँ पे हिस्सा है ही नहीं, भला ये लोग क्यों आए हैं यहाँ पर। फिर पता नहीं वो पॉजिटिव भी सोचने लगी थी कि शायद अमन ने कुछ बताया होगा अपने पापा को, शायद मदद करने के लिए ही आए हैं। वो यही सोचते हैं एग्जैक्टली। और वो जाते हैं, अंकल प्लीज़
मेरी मेरी मदद कीजिए। वो मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मुझे गोली लगी है। लेकिन बहुत ही बेरहमी से जो ज़ोर से धक्का देते हैं ना अमन के पापा, रिवा लगभग 5-6 कदम आके पीछे गिर जाती है ज़मीन पर। और जिस क्षण वो ज़मीन पर गिरी, उसकी सारे उम्मीद मानो वहीं पर टूट कर बिखर चुके थे, जैसे कांच के टुकड़े हो। उसे इतना दर्द हो रही थी ना, वो दर्द में कतरा तो रही थी पर एक उफ तक नहीं कर रही थी। बस आंखों से आंसू गिर रहे थे। आंखें हद से ज़्यादा लाल हो चुकी थी, पूरी तरह से वो भीगी हुई थी। और बार बार, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खून भी बह रहे थे, अब पानी के साथ खून मिलकर जैसे पानी को अपने रंग में रंगा दी हो। ज़मीन पे उसके खून के बूंदे जैसे चारों ओर बिखर रहे थे। तभी अमन के पापा बोलते हैं, किसने कहा तुम्हें कि मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ? हाँ, मैं तो यहाँ अपना खुद का प्लान एग्जीक्यूट करने आया था। तभी वो अमन के उस दोस्त की तरफ देख लेता है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब यहीं पर तुम्हारा काम ख़त्म होता है। याद है ना अमन को क्या बताना है? जी 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 अंकल, याद है। तो बस जाके अपना काम करो, भूल जाओ यहाँ पे क्या हुआ है। तुम्हें बस इतना याद है कि ये पानी में ही गिरी है। इसके बाद अब इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। सब ढूंढने की बहुत कोशिश किया है पर रीवा कहीं पे नहीं मिले। भाई रीवा इतनी हैरान हो जाती है, वो बड़ी गुस्से में अमन के उस दोस्त की तरफ देखती, ए तुझे पता है ना किसके सामने खड़े होके झूठ कह रहा है तू? इसका अंजाम क्या क्या हो सकता है तेरे साथ? तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन उस लड़के को कोई फर्क जैसे पड़ ही नहीं रहा हो। वो वहां से चुप से चला जाता है। और फिर से अमन के पापा एकदम से हैवानियत वाला स्माइल पास करता है, हंस पड़ता है। और वो अब ना सर्कल वाइज रिवा के इर्द गिर्द घूमने लगे थे और अपने तीखे अल्फाज बोल पड़े, वैसे अब तुम्हारे पापा का बुरा वक्त शुरू हो गया है और तुम्हारा जिंदा रहने से हमें नुकसान होगा। कहीं ना कहीं अब तुम्हारे पापा अगर चीज़ों को सुलझा ले तो पूरा का पूरा पावर, कुर्सी सब फिर से उसके हाथ आ ही जाएगा, जो मैं बिल्कुल भी होने नहीं दे सकता। बेटा इसके लिए तुम्हें मरना तो पड़ेगा ही ना। हाँ, मुझे मेरा कुर्सी संभल के रखने के लिए तुम्हें कुर्बानी देने पड़ेंगे। अब हालांकि मुझे तकलीफ बहुत हो रहा है इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम मेरे बेटे के दोस्ती हो, पर क्या करे, दोस्ती से ज़्यादा मुझे मेरी कुर्सी प्यारा है। ये बात सुनते ही रीवा अपनी मुट्ठी को कंच लेती है और वो बोलती है कि मत भूलिए अंकल कि वो जो कुर्सी की पावर की बात आप कह रहे हैं ना, वो भी आपको मेरी बदौलत ही मिली है। हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, बेटी का गुस्सा अपने बाप को ले डूबा। लेकिन फिर भी अगर अब तुम मर जाओ ना, वैसे भी पूरी दुनिया को अब पता चल ही गया है कि तुम्हारे पिता के बंदूक से निकलते हुए गोली तुम्हारी सीने को चीर कर चला गया और तुम भी खत्म हो गई हो। तो उस नज़रों से तुम्हारे पिता तो अब एक कातिल है, वो भी अपनी बेटी का। दुनिया के नज़रों में भी अब वो मुजरिम है, कातिल है अपनी बेटे के। तो कार्रवाई तो ज़रूर होगा ना। लेकिन अगर वहीं पर अगर तुम जिंदा हो गई तो मेरे किए करा पे पूरा पानी फेर जाएगा। कुछ हद तक बाद तुम्हारे पापा बाहर आ जाएंगे और उसके बाद वो फिर से अपनी कुर्सी तो जैसे तैसे हासिल कर ही लेगा। मैं ये होने नहीं दे सकता ना, किसी भी हाल में नहीं। तो बेटा तुम्हें तो हर हाल में जाना है।
रीवा को उस वक्त बहुत तकलीफ़ हो रही थी, उसकी हालत बदतर से भी बदतर हो रही थी। वो आगे बढ़ने की कोशिश में थी, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा से जाते हैं। वो फिर से गिर पड़ती है तो एक कदम फिर चलते हुए अमन के पापा के पास आने लगी थी। उसकी आंखों में पूरी खून सवार थी। अब वो बोलती कि पावर, मैं क्या कर सकती हूँ उस बात का कोई अंदाज़ा तक नहीं है आपको। और अब की बार वो पूरी ज़मीन पे गिर चुकी थी, क्योंकि अब कोई उस पे शक्ति बची ही नहीं थी, शरीर में जान बची ही नहीं थी। और अब की बार अमन के पापा उसके बहुत करीब आके बोलता है कि बेटा, सच में बहुत बुरा लग रहा है, पर बहुत इच्छा है तुम्हारे पापा को जिंदगी भर जेल में सड़ाने का। अब वक्त भी आ गया है, अब तो वक्त भी मेरे अधीन ही है, तो सब कुछ मेरे हिसाब से ही होगा। और तुम जो मेरे लिए किया, उसके लिए मैं जिंदगी भर तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँगा, ठीक है? खुशी खुशी मरो। अब ये बोलते हुए वो एकदम से खड़े हो जाते हैं। अपने आदमियों को, ये उनके साथ जितने लोग आए हुए थे, कुछ तो इशारा करते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। रीवा तब तक बेहोश हो चुकी थी। बस जब वो आंखें बंद कर रही थी ना अंतिम बार, तो आंखों से सरकते हुए आंसू बस गिर जाते हैं उसके। इसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं थी, कुछ भी नहीं। इसके बाद जब वो आंखें खुलती है ना, तो वो खुद को किसी लकड़ी के बीच पाती है, जो पूरा शरीर उसके जल रही थी। बहुत जलन महसूस हो रही थी उसे। और तब वो सिर्फ आग ही आग देखती है। चारों इर्द गिर्द सिर्फ आग जल रहे थे। हाथ पैर को हर तरीके से हिलाने की कोशिश कर रहे थे, पर बंधे हुए थे। पता नहीं, चीखने की कोशिश कर रही थी पर हो नहीं रही थी। लेकिन तभी जैसे कोई फरिश्ता आए हो उसके लिए। वो जो बोट वाले अंकल थे, वो डर के मारे वहाँ से चले तो गए थे, पर पता नहीं क्या सोच के वो वापस आए थे कि बच्चियाँ है, कोई मुसीबत। ऑलरेडी ये सारी चीज़ वो देख चुके थे तो घबरा गए थे। उनके भी बेटियाँ हैं, शायद अपनी बेटी का ख्याल सोचते हुए शायद वापस आ गए हो। और वो तब आते हैं जब रीवा को कुछ लोगों ने एकदम से उठा के लेके जाते हैं थोड़े से सुनसान एरिया में। अब वो उनको फॉलो करते हुए जाते हैं। रीवा को एक साइड पे कुछ लकड़ियों के बीच रखते हुए वो लोग आग जलाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। रुकते नहीं वहाँ पे, बस चले जाते हैं वहाँ से। अब वो अंकल भागते हुए आते हैं और जैसे तैसे करके वो दर बदर, क्योंकि सामने ही थोड़ी बहुत वहाँ पे नदी के साइड थे, तो जितना हो सकते थे वो पानी अपने जो गमछा होता है गर्दन पे वो डाले हुए थे, वो लेके वहाँ भिगो भिगो के जितना हो सकते थे बुझाने की कोशिश में थे। पर मुमकिन थे क्या? पर कोशिश बहुत करते हैं। और एक वक्त ऐसे आते हैं कि वो लकड़ी से ही बहुत ज़ोर से रीवा को एकदम से धकेलती है, तो रीवा एकदम से आग के बवंडर से गिर जाती है। और उस अंकल को आगे कुछ सोची ही नहीं है, वो बस गमछे से रीवा की हाथ में बांध दिए और घसीटते हुए उसको पानी मिलाए। तब तक कुछ हद तक बहुत जगह पे जल गए थे रीवा। उसकी पूरा फेस जल चुकी थी। अंकल को समझ नहीं आ रहे थे कि वो यहाँ से क्या करेंगे, पर बहुत कोशिश कर रहे थे। उनके पास एक छोटा सा बटन फ़ोन थे और वो दर बदर किसी को कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो कॉल जाती तो है पर कोई रिसीव नहीं करता है। इस हालत में वो रीवा को लेके जा ही नहीं सकते हैं। क्या करेंगे वो? रीवा बस बहुत मुश्किल से कुछ अल्फाज निकालती अपने मुंह से। मेरी 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 बस मुझे मुझे जिंदा रखना, मुझे मुझे बचा लेना।
प्लीज़ अंकल, मुझे मुझे बचा लेना, मुझे मुझे उसके पास जानी है। और वे बोलते बोलते वो पूरी तरह से बेहोश हो जाती है फिर से। अंकल जी को कुछ समझ नहीं आ रहे थे, आसपास कोई भी नहीं थे, एक कुत्ता तक नहीं थे। वो लोग तो जा चुके थे। अब क्या करेंगे, उनके पास यहाँ पे बोर्ड भी नहीं थे। अगर बोर्ड लाने हैं तो पुराने जगह पर जाने होंगे, पर वहाँ पर भी मुसीबत थे। करे तो क्या करे। लेकिन अचानक यह रीवा की बात, उसकी पर्स कहाँ है। वो यहाँ वहाँ दरवाज़ा ढूंढने लगे थे, तो ठीक जहाँ पर उसको एकदम से जला दिए थे ना, जिंदा ही, उस जगह पर वो भागते हुए आते हैं। लकड़ियों को हटाते हुए फिर से देखने लगते हैं, तो आधा जला हुआ एक पर्स उनके नज़र में आ जाता है। वो पर्स थोड़ा अच्छा ही था, आधा ही जला है, वो भी बाहर से, अंदर कुछ नहीं जला था, बिल्कुल सब परफेक्ट थे। कुछ पैसे थे, कैश थे, कुछ कार्ड्स थे, और वहाँ पर एक पिक्चर लगी हुई थी। वो फटाक से सारी चीज़ों को देखते हैं कि कुछ यहाँ से मिल जाए तो सब कुछ देखने के बाद ना, तो तस्वीर जो है एकदम से वो पर्स से नीचे गिर जाती है ज़मीन पे। और वो जब उठाते हैं ना, तो उस पिक्चर के नीचे एक नंबर लिखे हुए थे। और वो पिक्चर और किसी का नहीं बल्कि रीवा की बुआ जी की ही थी। पता नहीं क्यों उसने ये पिक रखी, और उसी पिक के पीछे उनका नंबर भी। अब वो देर नहीं किया अंकल ने, वो फटाक से अपनी उसी फ़ोन से, पता नहीं उनको ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहे थे, इतना घबरा गए थे वो, हाथ काम नहीं कर रहे थे, जैसे उंगलियां जम गए हो, पर फिर भी वो कॉल लगा लेते हैं। और किस्मत क्या थी कि एक ही रिंग में फटाक से रिसीव हो जाती है, इतनी अर्ली मॉर्निंग वो भी। और आगे से रीवा की बुआ जी। उससे भी बड़ी हैरानी वाली बात ये थी कि रीवा की बुआ जी बनारस आए हुए थे। उनको रीवा को ढूंढने थे एक्चुअली में, क्योंकि कुछ हद तक न्यूज़ तो उन्होंने भी देखी थी कुछ दिन से, जब उसके पापा ने किडनैपिंग का केस किया है और मीडिया के सामने आए, और उसके बाद रीवा का वो वीडियो करना, सारी चीज़ उसके बुआ जी के पास तक चले गए थे, और उनको रीवा का बहुत फिक्र हो गए थे। उनके पास ये न्यूज़ भी आ चुके थे कि रीवा बनारस है आयात के साथ, और उसके पापा उस तक पहुंचने ही वाले हैं। तो बस वो और रुक नहीं पाई, वो उसे ढूंढते ढूंढते बनारस आ गए। तो यहाँ पे जैसे ही फ़ोन रिसीव होते हैं, ये अंकल जी बोलते हैं कि देखिए, इस बच्ची का नाम रीवा है, मेरी बोर्ड से ही ये लोग इस जगह पर आए थे, पर अब बहुत बदतर हालात में हैं, गोली भी लगी है और कुछ लोग तो जला दिए थे। जैसे तैसे करके मैं निकल आया वहाँ से, लेकिन हालत अभी भी बहुत बदतर है, मुझे नहीं पता कि हम इसको बचा पाएंगे कि नहीं। ये बात जैसे ही रीवा के बुआ जी सुनते, उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो बस पूछते ही कि कौन से एरिया में हैं आप। बस इसके बाद वो जैसे तैसे उस जगह पर, मौजूदा जगह पर आते हैं, और रीवा को लेकर जैसे तैसे वो निकल जाते हैं वहाँ से। क्योंकि उस वक्त भी पुलिस फोर्सेस अपना पूरा जोर लगा रहे थे रीवा को ढूंढने में, तो आसपास वो लेके जा नहीं सकते, थोड़े से दूर ही जाने पड़ते हैं, और दूर कहाँ, सीधा इलाहाबाद की ओर ही वो जाते हैं। शायद वो अपने किसी पहचान वाले डॉक्टर से बात भी कर लिए थे, तो लगातार फ़ोन पे बात भी कर रहे थे डॉक्टर से, सारी चीज़ें वो डिस्क्राइब कर रहे थे कि कैसे क्या है, अभी कंडीशन क्या है, वो होश में नहीं है, अब भी बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, और तो उसका पूरा स्क्रीन जो है वो जली हुई है। जब रीवा के बुआ जी उसको उस हालत में देखती है ना, वो जीते जी मर जाती है मानो। अपनी ज़िंदगी में भी नहीं सोची होंगी कि ऐसा भी दिन कभी वो देखेंगी। एक वक्त थी जो कभी रीवा इनके जान हुआ करती थी, बुआ के साथ बात करना, बुआ के साथ चीज़ें करना, उनके साथ बैठना, उनके साथ चलना, उनके साथ सोना। और एक चीज़ होती थी रीवा की, दुलारी थी वो अपनी बुआ जी की। वो तो कुछ अप्स डाउन चीज़ें हुए, कुछ चीज़ें हुए थे, उसके बाद बहुत नाराज़ हो गए थे, इतना कि बरसों बीत गए उस नाराज़गी में। लेकिन
वो बरसों की नाराजगी एक पल ही मानो मिट गए और अब बस रीवा को देखते हुए बस रो रहे थे। हॉस्पिटल की तरफ बस बढ़ ही रहे थे। वो कुछ चंद सेकंड के लिए शायद रीवा ने अपनी आंखों को आखिरी बार खोली थी तो देखी कि वो एक एम्बुलेंस में है। उसके हाथ को बड़ी सावधानी से थामी हुई उसकी बुआ जी, उसका सर उसकी बुआ जी की गोद में थी। वो ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं कहती, सिर्फ एक ही बात कहती है, मुझे 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 बचा लेना, मुझे आयात के पास जानी है, मैंने वादा किया है, सिर्फ इतना ही। इसके बाद वो कोमा में चली जाती है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो सीधा ऑपरेशन थिएटर में लिए जाते हैं। सबसे पहले गोली निकाली जाती है, उसके बाद वहाँ से बान यूनिट में उसको ट्रांसफ़र करे जाते हैं। एक से बढ़कर एक डॉक्टर उसके पीछे लग गए थे। पूरे 8 घंटे के ऑपरेशन। उसकी हालत बहुत ही नाजुक थी। डॉक्टर ने सिर्फ 10% दिए थे कि जो कंडीशन उसकी है बचने के चांस सिर्फ 10% है और इस हालत में अक्सर ज़्यादातर ही लोग कुछ दिन तक सरवाइव कर पाते, उसके बाद वो लोग हार मान जाते हैं। और रीवा की केस भी सेम टू सेम डिट्टो वैसे ही थी। उसकी लगभग 80% कह सकते हैं। फेस, पीठ, उसके पैर तक जल चुके थे। उसका वोकल कार्ड्स में बहुत इफेक्ट हुए थे, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ कुछ हद तक चेंज हो गई है, अब थोड़ी सी भारी सी हो गई है। ये बात सुनने के बाद बुआ जी के पैरों से ज़मीन खिसक गए। वो कुछ भी कर सकती थी अपनी भांजी को बचाने के लिए। वो अपने हाथ भी जोड़ लेती कि कुछ भी करिए डॉक्टर, प्लीज़, इसको कुछ नहीं होनी चाहिए, मेरी इकलौती वजह है जिंदा रहने की, प्लीज़ डॉक्टर कुछ भी करिए, इसको कुछ नहीं होनी चाहिए, जितना पैसा चाहिए, जितनी भी सर्जरी चाहिए आप लोग करा लीजिए, बस इसको बचा के रखिए डॉक्टर, प्लीज़ पैसों का फिक्र मत करिए, बस एक अच्छा ट्रीटमेंट प्लीज़ डॉक्टर, इसको कुछ नहीं होनी चाहिए। भाई साहब, एक से बढ़कर एक डॉक्टर खास करके रीवा के लिए लाए जाते हैं। इससे ये पता चलती है कि रीवा के बुआ जी कोई आम शख्स थे नहीं, कुछ हद तक वो भी बहुत बड़े लोगों में से आते हैं। और ये कहीं ना कहीं रीवा जी के वो बुआ जी के हस्बैंड का कमाल है। वो बहुत फेमस थे, लेकिन उनके जाने के बाद पैसे तो थे ही बराबर उनके पास, और आज वो सब कुछ अपने इस भांजी के लिए दाव पे लगा चुकी थी मानो। और अब शुरू होती है रीवा का प्रॉपर ट्रीटमेंट। हालांकि वो कोमा से बाहर नहीं आती है, बेहतर से बेहतर डॉक्टर उसके ट्रीटमेंट में लगे हुए थे, क्या रात क्या दिन, बस उसे जिंदा रखने के लिए जो जो करना चाहिए थे सब कर रहे थे, सब आजमा रहे थे। बहुत सारे सर्जरी ऑलरेडी किए जाते हैं, लेकिन वो कोमा से बाहर आते ही नहीं है। और तब तक दुनिया में ये अलार्म हो चुके थे कि रीवा अब इस दुनिया में नहीं है। एक्स मिनिस्टर साहब ने अपनी बेटी को मार दिया, और वो वीडियो तो ऑब्वियसली वायरल थे। रीवा की बुआ जी को भी ये न्यूज़ पता थे, गुस्सा थी, फ्रस्ट्रेशन में थी, पर फिलहाल वो सिर्फ और सिर्फ रीवा की जान बचाना ही सही समझे। 15 दिनों के कोशिशों के तमाम मेहनत के बाद जाके रीवा कोमा से बाहर आती है। वो भी कुछ क्षण के लिए होश में आई थी, और जब होश में आई तब तक पूरी शरीर में उसके बैंडेज लगे हुए थे। वो आंखें भी प्रॉपर खोल नहीं पा रही थी, लेकिन हाँ अपनी बुआ जी को जरूर देखती है। आंखों में नमी थे, दर्द उसकी बुआ जी समझ रहे थे। वो बस ये कहते कि फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। रीवा बस यही कहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद उसको भी आगे की चीज़ें समझ आ गई होगी। लेकिन फिर भी वो एक सवाल ज़रूर करती है उनसे कि आयात, तो वो पूरा सच ही बताती है। वो
वैसे भी उनको नहीं पता आयात कहाँ है। उनको नहीं पता कि रीवा ने उसको बचाने के लिए उसको भेज दी थी। वो बस यही कहते हैं कि मुझे नहीं पता आयात कहाँ है। जिस तरह से रीवा उनको मिली है बस वही चीज़ वो रीवा को बताती है। तो रीवा ये कह देती है कि किसी को कुछ ना पता चले, और यही बोलते बोलते वो फिर से बेहोश हो जाती है। अगले 15 दिन तक और भी जो ट्रीटमेंट्स वगैरह थे वो चल ही रहे थे। कुछ कुछ जगहों से बैंडेज हट जाती है उसकी। भाई साहब, जब वो बैंडेज उससे चीज़ों से निकल रहे थे ना, तो जो चीखती है ना वो इतनी दर्द में कतराते हुए, जैसे वहाँ का मौजूद हर एक चीज़ उसकी चीख से घबरा जाते हैं, झिंझोर जाते हैं। नर्स तक वो झेल नहीं पा रहे थे उसकी चीखें, इतनी दर्दनाक थे। न जाने कितनी दफ़ा रीवा के बुआ जी टूट कर बिखर चुके थे उन चीखों में। ऐसे ऐसे हालात में इंसान दम तोड़ देते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में रीवा खुद को हर हाल में ज़िंदा रखना चाहती थी, चाहे वो कितना भी दर्द क्यों न झेले। शायद एक ही चीज़ थी उसकी कि उसे आयात के पास जानी थी हर हाल में। देखते देखते वक्त बीत रहे थे, ट्रीटमेंट चल रहे थे। 2 महीना 2.5 महीने हॉस्पिटल में ही रहती है। फिर वो दिन आती है जब वो खुद अपने चेहरे को देखती है, जैसे कि एक लाश देख रही हो, अपनी ही पूरी तरह से जली हुई। वो चेहरा जो वो खुद नहीं पहचान पा रही थी, वो चेहरा जो वो देख कर खुद ही डर गई। जब वो देखी, वो इतनी डर गई कि क्या है ये। अपने चेहरे को छू कर बस अपनी बुआ की ओर देखती है। उस दिन कुछ हद तक वो बहुत ज़्यादा टूट गई थी, बहुत ज़्यादा। अब तक जो भी थी उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जो उसको हौसला दे रहे थे आयात से मिलने की, वो पहली चीज़ थी जिससे वो डगमगा सी जाती है। उसकी हौसला टूट जाती है, वो टूट जाती है। अब वो बस कहती है कि ये ये मैं हूँ। मैं खुद को देख के पहचान नहीं पा रही, मुझे आयात कैसे पहचानेगी। और ये शब्द इतने दर्दनाक थे कि वो आज सबकी आंखों में एक नमी ला देते हैं। उसके लिए 2 नर्स वहाँ पे रखे गए थे। वो नर्स रो पड़ते हैं फुटक फुटक के। कुछ हद तक रीवा के बुआ जी बहुत स्ट्रांग थे। वो फिर भी कोशिश कर रही थी अपनी सारे भावनाओं को कंट्रोल करने की, पर नहीं होती है। और ना ही उस दौरान रीवा पता कर पाती है कि आयात पहुंची कि नहीं, क्या हालत है, क्या चीज़ है, कुछ नहीं। फिलहाल तो सिर्फ उसे ट्रीटमेंट करा के वो खुद को सही करना चाहती थी। अभी भी बहुत सारी चीज़ें बचे थे। कुछ महीने और बीत जाते। उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जैसे तैसे ना 6 महीने लग जाते हैं। सोचने वाली बात थी, 6 महीने तक उसने हर एक कतरा कतरा दर्द की घूंट पी है उसने। आसान नहीं थी। हर रोज़ाना वो जैसे जीते जी मरती थी। वो मंजर के सामने, वो जब आग का बवंडर से वो गिरी थी ना, वो मंजर जब भी याद करती है उसे पैनिक अटैक आ जाती थी। और इसके बाद से ही रीवा को आग से फोबिया हो गई थी। थोड़ी सी भी धुआं या आग देखती है तो पैनिक अटैक में आ जाती है। उसे लगती है कि उसके साथ फिर से वो चीज़ हो रही है और अब की बार शायद वो ना बच पाए और वो आयात से ना मिल पाए। यही फोबिया थी। दर बदर रीवा के बुआ जी इस डॉक्टर से उस डॉक्टर, उस डॉक्टर से इस डॉक्टर ऐसे घूम रही थी, बस उसे प्रॉपर ठीक करने। और देखते देखते जैसे ही 6 महीने बीतते हैं, वहाँ पर एक दिन उनके पास एक डॉक्टर आते हैं और वो सुझाव करते हैं आकांक्षा की फेस को ट्रांसपेरेंट करने के, जिससे बहुत खुश हो गई थी रीवा की बुआ जी। और वो प्रोसेस 1-2 दिन का तो नहीं था ना, उसमें भी बहुत टाइम लगता है।
बहुत सारे टेस्ट वगैरह होते हैं और रीवा के प्रॉपर एकदम ट्रीटमेंट ख़त्म भी नहीं हुई थी, वो हॉस्पिटल में ही थी, वो सारी चीज़ें थे और ये पूरा प्रोसेस 1 साल लग जाता है। पता चलता है कि आकांक्षा एक्सीडेंट में वो ब्रेन डेड हो चुके थे, उसके सिर्फ ऑर्गन्स उसके काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं परिवार से ये डिसीजन ले चुके थे कि उसके ऑर्गन्स जो है वो डोनेट कर देंगे, एटलीस्ट अपनी बेटी को कुछ लोगों के बीच वो ज़िंदा देख पाएंगे, यही सोचकर फिर मुलाकात होती है रीवा के बुआ जी के। तो रीवा के बुआ जी भी पूरी बात बताती है कि क्या सीन हुए। तो वो लोग भी बहुत हैरान हो गए थे और उनको बहुत तकलीफ़ होती है ये पूरा सीन सुनने के बाद। वो लोग फटाक से बोलती कि इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होंगे कि हम हमारी बेटी को आपकी बेटी के चेहरे पे देख पाएंगे। बस वही होता है। बस जिस दिन उसकी वो फेस की लास्ट सर्जरी थी उस दिन वो वीडियो करी थी आयात के लिए। बहुत हिम्मत जुटाकर वो वीडियो बनाई थी क्योंकि उसे पता है कि जिस क्षण आयात वो वीडियो देखेगी उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाएगी, सारी खुशियाँ बिखर जाएगी, वो टूट जाएगी। ये जानने के बावजूद भी वो इतनी हिम्मत जुटाई है कि वो वीडियो वो बनाई है आयात के लिए। तो इसके बाद आखिरकार सर्जरी हो जाती है, प्लास्टिक सर्जरी। इसके बाद कुछ महीने तक उसे रेस्ट लेनी पड़ती है और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट थे। वो सब कुछ करने के बाद जिस दिन फर्स्ट डे पे वो अपनी चेहरा देखी, सबसे पहले सवाल ये थी क्या वो मुझे पहचानेगी। तो उसके बुआ जी ने कही थी कि ज़रूर, चेहरे देख के ना पहचाने पर अगर दिल से प्यार करती है तो उसकी दिल को समझ आ ही जाएगी, शायद थोड़ी बहुत वक्त लगेगी। रीवा बस इतना कहती है कि जितना वक्त भी लगे लगने दीजिए, मुझे बस उसके पास जानी है, पर ऐसे नहीं जा सकती। रीवा आकांक्षा के मम्मी पापा से मिलती है, उनको बहुत शुक्रिया अदा करती है और वो लोग भी मानो जैसे रीवा में अपनी बेटी को देख पाती है। वो लोग बहुत खुश थे, गले लगा लेते। तो रीवा भी प्रॉमिस करती है कि जब भी आप लोग मुझसे मिलना चाहेंगे ना, मैं खुद आ जाऊंगी। ऐसा मत सोचिएगा कि आपकी बेटी अब नहीं है, बस ये मान लीजिए कि आपकी बेटी अब मुझ में है। तो इसके बाद वो आकांक्षा की कुछ चीज़ों को फॉलो करती है, बिकॉज अब यही एक पहचान थी जो आजमा के वो आयात तक आ सकती है। तो यह किस्मत होती है ना, कहते हैं ना कि अगर किस्मत भी साथ हो ना तो कुछ भी हो सकती है। लकीली जो सब्जेक्ट में वो पढ़ाई करती थी ठीक उसी सब्जेक्ट में थी आकांक्षा। तो सोची कि क्यों ना इसे ही आजमाते हैं, लेकिन पढ़ाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ हद तक चीज़ें वो करती है और वो करते करते वो आयात के बारे में पता करती है। तो पता चलती है कि आयात तो लंदन में है, वो अपनी पीएचडी कंप्लीट कर रही है। ये बात सुनते उसे बहुत खुशी होती है। बाकी सारी न्यूज़ उसमें वो पता कर चुकी थी, उसके घर के हालत, उसके पापा की चीज़ें, सब कुछ। जब उसे ये पता चलती है कि तब उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी, जब 1 साल बाद आयात उसे ढूंढने के लिए आए थे, तो जो सलूक उसके पापा ने किया है, जब वो सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आती है। और तब तक ना उसकी अपडेट उसने अपनी दोस्तों को दी है, ना ही अपने परिवार को। इतना तो पता ही है कि वो भोपाल अगर गई तो किसी ना किसी को उसका सच्चाई पता चल जाएगी। फिलहाल वो किसी को नहीं बता सकती कि वो ही रीवा है। हाँ, बस एक बार अपनी बुआ को भेजी थी अपनी माँ की हालत देखने के लिए, और उसकी बुआ जाती भी है। और इसके बाद वो पूरी फोकस्ड करती है पढ़ाई में, और उसके बाद वो उड़ान भरती है आखिर लंदन के लिए। वो अप्लाई करी थी, वो अप्रूवल हो चुके थे, बाकी
बस यही एक जरिया थी उसे आयात के पास जाने की। फिर वो आयात के पास आती है, लेकिन रीवा बन के नहीं, आकांक्षा बन के, क्योंकि यही पहचान थी उसकी, क्योंकि बस यही है अब उसका पहचान। वो किसी को चाहकर भी नहीं बता सकती थी कि वही रीवा है। आपको पता है आपका वजूद क्या है, और पता होने के बावजूद भी पूरी तरह से जब वजूद मिट जाते हैं ना, इससे बड़ा दर्द और कुछ नहीं होती। ऐसे मानो उसने तो अपनी हाथों से अपनी वजूद मिटाई हो। यही सीन थी। अब वो जब से लंदन आई है तब से वो आयात पर नजर रख रही थी, दूर से देखती है, यूनिवर्सिटी जाते हुए आते हुए। जब पहले दिन उसने आयात को देखी ना, तब आयात अपने घर पे थी। पता नहीं कैसे वो कोई ना कोई तरीका आजमा के आयात के बारे में पता कर ही ली थी। कहाँ रहती है, कौन सी यूनिवर्सिटी में है, सब कुछ A to Z। उसके घर के आसपास घूमना, दूर से उसे देखना। जब 4 साल बाद उसने आयात को देखी ना, उस दिन आयात अपनी माँ के साथ शायद कहीं बाहर गई थी, और ठीक घर के पास आके रुकती है और घर के अंदर जाएगी। उस क्षण उसके हाथ से कोई कुछ चीज़ तो गिर जाती है, और ठीक रीवा उस वक्त उसके घर से थोड़ी ही दूर खड़ी थी, दूर से देख रही थी। आयात छुपते हुए वो चीज़ उठाती है, पैकेट सा, एक बार पीछे पलटती है। पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई, लेकिन आंखों में दर्द झलक उठती है उसकी, जैसे बहुत गम में हो, और बस देख रही थी कि वो घर के अंदर गई है। फिर उसे फॉलो करना कि वो यूनिवर्सिटी जाते हैं। लेकिन तब अचानक एक दिन सामने आते हैं माइकल की चीज़ें, तो उसे इतना गुस्सा आई, इतना गुस्सा आई, और उसका पूरा का पूरा गुस्सा उसने माइकल पे उतारी। बंदे को इतना मारा है वो, उसके हालत खराब कर दिए, और बोल बोल के मारी उसने। हिम्मत भी कैसे हुआ उसको परेशान करने के। जब जब चीखने की कोशिश करता तो मुंह पे कपड़े डाल देती थी, और वो मुक्के पे मुक्के मारती है। बहुत अच्छी से कराटे भी सीख चुकी है, उससे अब लड़ाई में मुझे नहीं लगता कि कोई जीत सकता है। ऐसे ऐसे टेक्निक सीखी है उसने, जम के वो पूरा का पूरा गुस्सा उतार देती है माइकल पे। जैसे जैसे माइकल ने परेशान किया, सबके सामने उसे प्रपोज किया, वो सारा का सारा सीन रीवा देख चुकी थी। और आगे की चीज़ें सबको पता ही है। अब लौट आते हैं प्रेजेंट में। अचानक रीवा नोट करती है कि उसके फॉरहेड में कुछ चिपचिपी सी गरम सी कुछ जैसे गिरी हो पानी की बूंद। पटाख से अपनी फेस को ऊपर की ओर करती है तो आयात की आंखें हद से ज़्यादा लाल थी और आंसू गिर रहे थे। बस बड़ी कस के उसके हाथ को पकड़ के रखी थी। उसकी दिल रो पड़ती है आयात की आंखों में आंसू देख। वो फटाक से आयात की ओर घूमती है, आंसू को मानो वो खुद पी जाती है। हाँ, वो सीने के साथ लगा के कहती कि हे रो क्यों रही हो? हाँ, आप किस बात की रोना धोना? माना कि हमें आते हुए थोड़ी देर हुआ, पर आ गए ना। वो कहते हैं ना, हमारा जिक्र तो हुआ हर पल अफसाने में, तो क्या हुआ अगर थोड़ी देर हुई हमें आने में। हम आपके दिल में हमेशा मौजूद तो थे ही ना। हाँ भाई, उस क्षण जो आयात फुटक फुटक के रोती है ना, इतना सब कुछ झेला तुमने, इतना सब कुछ हुआ तुम्हारे साथ, और मैं सेल्फिश की तरह तुम्हें कोसती रही कि तुम मुझे सजा दे रही हो, तुम मुझे सता रही हो, पता नहीं तुम कहाँ हो, क्यों नहीं आ रही हो। सबने मुझे कहा कि रिवा तुम नहीं हो, पर मेरा ये दिल कभी मानने के लिए हामी भरी ही नहीं। हमेशा कहा है कि नहीं, मेरी रिवा को कुछ नहीं हो सकती। वो है शायद उसे आने में थोड़ी देर हो जाए, पर वो ज़रूर आएगी। तभी
रीवा के चेहरे पे छोटा सा स्माइल। तो बस तुम्हारा दिल ने कभी झूठ कहा ही नहीं आयात। मैं आ गई ना। I'm सॉरी कि मैं तुम्हारे साथ उस वक्त नहीं थी कि तुम तभी सीधा रीवा उसको अपने गले लगा लेती। शांत शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पता नहीं आया कि आंसू रुक नहीं रही थी, बार बार बस रोना आ रही थी, बड़ी कस के पकड़ते हुए बस रो ही रही थी। बाद में अब रीवा उसे रोकती नहीं है। ये जो दर्द है ये आंसू बन के बह देने देते हैं, वरना दिल में रहेगी तो बहुत तकलीफ होगी। वो खुद भी उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे टपकते हुए। बहुत देर तक रोती है आयात, रो रो के मानो बुरी तरह से थक चुकी थी, फिर भी वो दर्द खत्म नहीं हो रही थी। इधर तभी रीवा जो है वो साइड होती है। वो जैसे ज़मीन पर बैठने वाली थी कि आयात उसको अपनी ओर करती। क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? तुमने मेरे लिए जो किया ना, हमारे प्यार के लिए जो किया है, वो मेरी नज़र में ना बहुत ऊंचाई में है। ऐसे नीचे मत बैठो। तभी रीवा बोलती कि ऐसे बातें मत करो, ये तुम्हारा प्यार ही तो है जो मुझे मौत के मुंह से छीन के ले आया, वरना तो मैं तभी आयात बोलती कि मत बोलो प्लीज, मैं सह नहीं पाऊंगी। तभी रीवा बोल पड़ती है, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैं मैं हूँ रीवा, पर मेरी पहचान आकांक्षा और चेहरा। तभी आयात उसकी फेस को थामती है। मैंने प्यार तुम्हारी दिल से किया है, तुम्हारी सोल से। ये चेहरा तो बस एक चित्र है जो बस हम देखते हैं। तो क्या हुआ कि चेहरा किसी और का हो, पर तुम हो तो मेरी रीवा ही ना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत, पर शायद तुम मुझे कुछ ज्यादा ही करती हो, मुझसे भी ज्यादा। मुझे नहीं पता कि तुम इतनी प्यार क्यों करते हो मुझे, पर सच में तुमने जो किया है ना, तुमने जो झेला है, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है रीवा। शायद उतनी हिम्मत मुझ में भी नहीं है रीवा। हम दोनों की मोहब्बत में सिर्फ तुम्हारा ही हिस्सा इतना ज़्यादा है ना कि उसमें ऐसे जैसे वो बोलने लगी थी, तभी रीवा सीधा उसको अपनी ओर खींचते उसकी होठों में अपनी होठ रखती है। आयात की आंखें फौरन ही बंद हो जाती है। उसके लफ्ज जो कांप रहे थे वो एकदम से शांत हो चुके थे। उसके अल्फाजे जो कतरा कतरा में बिखर कर बाहर हो रहे थे, वो मानो अब समेट कर अंदर ही चले गया हो। दोनों के आंखों में आंसू भरे हुए थे, तो रीवा उसकी होठों को हल्की सी चूमती है। मोहब्बत में क्या ज़्यादा और क्या कम, मोहब्बत में सिर्फ बेशुमार मोहब्बत किए जाते हैं। तुम्हें इतना चाहा है कि किस्मत को बदलना तो बनती ही थी हर हाल में। और तुम्हारे लिए मुझे जन्म लेकर भी आनी पड़ती तो आई स्वेयर मैं पीछे नहीं हटती। तुम्हारे लिए एक जन्म क्या, मैं 100 जन्म ले सकती हूँ। तभी आयात हंसती होती, पागल, बड़ी भद्दू सी तुम्हारी ये फिल्मी डायलॉग है। तभी रीवा हंसते हुए बोलती कि पर इसमें तुम हंसी तो ना थोड़ी बहुत ही सही। आई रियली लव यू, आई लव यू टू। तभी रीवा बोलती कि पर आई हैव ए क्वेश्चन। आया थोड़ी पीछे होके उसकी तरफ देखती है। क्या?
वो क्योंकि मेरी पहचान आकांक्षा है अभी, तो तुम मुझे रीवा बुलाओगी कि आकांक्षा? आई मीन उसमें तभी आया जो गुस्से वाली लुक उसको पास करती है ना, तो रीवा बोलती कि अरे तो मैं पूछूंगी ना, क्योंकि सब मुझे आकांक्षा के नाम से जानते हैं, पर तुम हो मेरी रीवा ही और मैं तुम्हें रीवा ही बुलाऊंगी। तभी रीवा उसको गले लगा लेती है। हाँ ठीक है, साल भर का रोना आज थोड़ी रोनी है, मतलब और भी चीज़ें हो सकती है, उसके लिए भी तो कुछ बचा के रखो। आई मीन वो तभी आयात बोली कि अच्छा और होगी चीज़ें, दोबारा ना मुझसे जुदा होने की चीज़ें सोचना भी मत, और अब की बार मुझे छोड़कर कहीं जाने की सोची ना तो टांगे ना तोड़ के ना हाथ में पकड़ा दूंगी। ये बात सुनते ना बेशर्मी वाली स्माइल पास करती है रीवा। हाय अब लग रही हो ना मेरी आयात, पूरी भड़की हुई, मुझ पे रोब जमाते हुई। तुम मुझे ऐसी अच्छी लगती हो, पूरी तीखी मिर्ची की तरह। तभी आयात होती, सीरियसली तुम्हें मजाक सोच रही है? अरे देखो, या तो गम पकड़ के बैठ जाओ, या तो गम के बाद खुशी को आजमा लो और उसे एक्सेप्ट करके आप खुशी में जियो। दोनों में से एक हो सकती है ना। अब तुम्हारे पास खुशी आ चुकी है, फिर भी अगर गम को पकड़ के रहना है तो खुशी का कोई मतलब नहीं होती है। इसीलिए जो खुशी तुम्हारे पास आई है उसको अब पूरी तरह से एक्सेप्ट करो, गम को भुलाकर खुश रहो। अच्छा, थोड़ी बहुत समझदार भी हो गई हो, वो बात तो ठीक है, पर तुम इतनी हॉट क्यों हो गई हो? अच्छा इसीलिए हॉट ही बोली? नहीं मतलब पहले से कुछ ज़्यादा ही हॉट हो गई हो। मतलब जब लोग बिछड़ते हैं तब इतने हॉट हो जाते हैं क्या? या मेरे जाने के गम में तुम इतनी हॉट हो गई? तभी आया एकदम से उसकी गाल को खींच देती है। तभी रीवा बोलती है, आ क्या क्या बकवास बातें करती रहती हो, ऐसे वक्त पे तुम्हें मजाक ही करनी होती? सीरियसली आया शेख, अब तो तुम्हारी ये चीज़ें ख़त्म करो यार। मतलब इतना सीरियस होके क्या करेगा इंसान, बताओ। सीरियस सिचुएशन में मैं रह के आ चुकी हूँ ना, कुछ फ़ायदा नहीं होता ऐसे सिचुएशन में रह के। तभी आयात उसको बाहों में भर लेती, पागल। रीवा भी बहुत कस के उसे हक बैक करती है। आयात न जाने कितनी बरसों से इस पल की इंतज़ार कर रही थी कि वो ऐसे ही रीवा की बाहों में खुद को पूरी तरह से मिटा दे और रीवा उसको पूरी तरह से समेट ले। तो आज कहानी यहीं पे समाप्त करेंगे। अब अगले सीन में जानेंगे कि क्या क्या होगी। बाकी थोड़ी सी डिसअपॉइंट के साथ मैं ये कह रही हूँ कि कल स्टोरी नहीं आएगी, मैं थोड़ी सी बिज़ी रहूँगी कुछ काम से, तो फ्राइडे तक आ जाएगी। तो इंतज़ार करें तब तक। और जो न्यू स्टोरी है दूसरे चैनल की वो 1 फरवरी से आ जाएगी। तो ध्यान रखिए, तब तक सभी अपना और अपनों का ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बेहद जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदाफिज, टाटा एंड बाय बाय, गुड नाइट।